अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, 6 जजेस के एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के खिलाफ ख़त को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो समाअत हो ही रही है, मगर न जाने क्यों अचानक से कुछ सियासतदान इस मामले में कूद पड़ते हैं। दानियाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, कामरान टिसौरी और फैसल वावड़ा ने एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गुज़िश्ता रोज़, जिसमें ख़ास तौर से फैसल वावड़ा साहब ने इस बात का बड़ा बुरा मनाया कि अदलिया ने बग़ैर सबूत एग्जीक्यूटिव पर मुदाखलत का इल्ज़ाम क्यों लगा दिया। साथ ही उन्होंने पहले जजेस के नाम ले लेकर तनकीद की, जस्टिस बाबर सत्तार का नाम लेकर तनकीद की और फिर कह दिया कि पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। इसके अलावा उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक और बात का जिक्र हुआ और वो है जजेस की दोहरी शहरियत। इस पर नाज़रीन एक डिबेट शुरू हो गई है। MQM पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के अरकान कौमी असम्बली ने ये कहा कि अकामा रखने पर जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है तो एक जज कैसे दोहरी शहरियत रख सकता है। तो इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर आज फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तो तलब किया। फैसल वावड़ा साहब ने इस मौके पर यह कह दिया कि मैं अपने मौके पर खड़ा हूँ, गर्दन कटवा दूंगा। मगर सवाल ये कि अचानक सियासतदानों को जजेस की दोहरी शहरियत पर एतराज़ क्यों शुरू हो गया है, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्रेस से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुस साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, एक तो जब एक मामला 6 जजेस के ख़त का ऑलरेडी सब जुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, तो पॉलिटिशियंस का इस पर अचानक से आउटबर्स्ट आ जाना, और दूसरी बात ये कि सियासतदानों और जजेस की ड्यूअल नेशनैलिटी को लेकर जो इक्विवेलेंस कायम करने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी सही है? इसमें सबसे पहले तो रामीन हमने ये देखना है कि क्या हमें आज मालूम हुआ कि किसी जस्टिस का मोहतरम जज का जो है उसकी दोहरी शहरियत है, कि क्या हमें पहले से पता था? अगर तो हमें पहले से पता था तो क्या हम इंतज़ार करते हैं कि वक्त आए तो इसको अनाउंस किया जाए, इसके बारे में बताया जाए, या वो जज साहिब जो हैं वो अब हमारा काम करने से जब इनकार करें तो हम इस तरह की कोई बात लेके आए कि जी इनके तो असासे इतने हैं अच्छा। और इसमें जो है उनकी दोहरी शख्सियत है यानी शहरियत है वगैरह वगैरह। तो टाइमिंग इसमें बड़ा मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इज़्ज़त ही नहीं रही, वो वक़ार ही नहीं रहा किसी शख्स की, हमारी आपकी और राव साहब की बात दूर की बात है। चीफ जस्टिस साहब के बारे में लोग ऐसे बात करते हैं जिस तरह से कि महल्ले के किसी शख्स के बारे में बात की जाती बड़ा है अनफॉर्चुनेट कि ये कौन होता है और वो कौन होता है और इसने ऐसा क्या कर दिया। तो इस शहर में किसी की तो इज्जत बनी रहे। आपने अपने इदारों को, एक तो खुद ही वो ख़राब हो रहे हैं, अपने इंटरनल से इम्प्लोजन्स हो रही हैं, ऊपर से आप जो है वो यानी इस तरह की बातें करके तो किसी इज्जत और वकार नाम की चिड़िया जो है वो मुझे लग रहा है कि दूर हो गई है। वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहली जो वजह मुझे नज़र आती है ना वो ये है कि अगर हम अदलिया की बात करते हैं कि वो निशाने पे क्यों आ गई है इस वक्त, या निशाने पे क्यों आ रही थी और आ रही है, तो उसमें सबसे पहले मुझे ये ख्याल आता है कि जो अदलिया ने फैसले दिए माजी में वो या तो किसी के हक में दिए या किसी के खिलाफ दिए, इंसाफ किया, या फिर वो टेलीफोन सुन के तो फिर वो फैसले को दाएं बाएं अब्दुल कयूम वगैरह वगैरह इस तरह की बात हुई। तो एक तो ये हुआ कि आपके जो फैसले हैं उनका यानी असर जो है वो किन लोगों ने किस वक्त दिया और वो किसके हक में जा रहे थे और किस में, इसमें तनाज़ा पड़ गया। दूसरी बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया है और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये चूंकि बेलगाम है, शुतरबे मुहार है, इसमें जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है और किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो जो कह रहा है वो बिलो द बेल्ट तो है ही, वो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है। फिर उसमें यह आता है कि अदलिया ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद को, तीसरी वजह बता रहा हूँ, अदलिया ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद को सही वक्त में सही तरह से एड्रेस नहीं किया। वो आर्मी में कहते हैं, उस यानी आपकी ट्रेनिंग हो रही हो ना तो उसमें वो कहते हैं कि नेवर गिव द फर्स्ट इंच। जिस दिन पहले दिन किसी जज की इज्जत हुर्मत पे बात हुई थी, जिस दिन पहले दिन किसी चीफ जस्टिस के बारे में बात हुई थी, उसी दिन इनको पुट फुट डाउन करना चाहिए था और कहना चाहिए था नथिंग डूइंग, ये पड़े हुए हमारे पेन, पहले हमें बताया जाए कि हमारी ये बेइज्जती क्यों की जा रही। तीसरी यानी चौथी वजह अदलिया के अंदर से आने वाली खुद यानी बजाते खुद जो मुखालिफ आवाज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 6 जजेस का ख़त है जिसका आपने जिक्र किया,
अब अंदर से भी कुछ आवाजें आनी, जो दो धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी। एक तरफ हमें 6 मोहतरम जजेस नजर आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं हो रही है इंटरफेरेंस, ऊपर से एक और अननोन से जज साहब थे, उनको मैंने देखा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। फिर उसमें एक और चीज भी आई कि इन जजेस के इस खत ने बहुत सारी चीजें वाजे की। एक चीज और वाजे की और वो ये थी कि माजी में जितने भी फैसले हमारे पास आए, खासतौर पे एपेक्स कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट्स के, वो मुतनाज़ा हो गए। अब हम कैसे कह सकते हैं कि फलां जो फैसला हुआ उसमें इंटरफेरेंस नहीं थी, फलां में थी, क्योंकि अभी तक तो बातें सारी हवा में, लेकिन शक जो है वो तो पड़ गया ना। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कि जो मेन चीज इसमें मुझे नजर आती है कि क्या वजह है कि अदलिया जो है वो अपने आप को बेयारो मददगार समझ रही है। क्या वजह है कि जो जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, और अदलिया बेचारी सवाए इसके ये कहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बुलाऊंगा, मेरे सामने आके बात करें, वगैरह वगैरह, और बाप की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह की बातें करने के वो कुछ नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह देखिए, अदलिया इंसाफ करती है, फैसले सुनाती है, उसके फैसलों को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको एग्जेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। अगर एग्जेक्टिव जिस तरह के आपके इदारे हैं, आपकी पुलिस है, आपकी यानी और जो कि इंप्लीमेंट कराने में आपके इदारे होते हैं ना, मिनिस्ट्रीज वगैरह, ये वो, मैंने ये देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो छतरी होती है ना एग्जेक्टिव्स की, इसमें छेद होने शुरू हो गए, जो कि अदलिया के सर पे रही। अब अदलिया क्या कर सकती है? आपके ख्याल में वो पुलिस खुद भेज सकती है? वो एक ऑर्डर करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ऑर्डर जाएगा, किसी आईजी को जाएगा, आईजी साहब पुलिस भेजेंगे। तो बेयारो मददगार इसलिए भी है कि एग्जेक्टिव्स ने हाथ खींच लिया, और वहां पे एक शक पैदा हुआ कि एग्जेक्टिव्स ने भी शायद ये कह रखा है कि हमारी मर्जी के फैसले होंगे तो हम उसमें शामिल होंगे, वरना आप फैसले देते रहें, कागजों पे कागजें, फाइलों पे फाइलें। ठीक है। बॉटम लाइन इस वक्त क्या निकलती है? देखिए, जिस वक्त इदारे, कोई भी इदारा है, कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इदारा है, जब आप अपनी हुदूद से निकलेंगे, नंबर 1, जब आप अपनी कुर्सी पे बैठ के वो करेंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जब आप इंसाफ को यूं समझेंगे जिस तरह के एक ओपिनियन होता है, आप इंसाफ को समझेंगे, आप इंसाफ को वो समझेंगे, अगर आप ये समझेंगे तो फिर ये तो होगा, ये तो हो। ठीक है। राव खालिद साहब, डुअल नेशनैलिटी पे भी थोड़ी टेक्निकल अगर बात कर लें, कानूनी डिलेमा तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 193 की जो शेख 2 है वो ये कहती है कि किसी भी शख्स का अदालत आलिया का जज उस वक्त तक उसको मुकर्रर नहीं किया जा सकता जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो, मगर किसी और मुल्क की शहरियत उसके पास हो या ना हो, इस बारे में आइन खामोश है। लेकिन क्या ये एक मॉरल डिलेमा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है इसके अंदर दिसंबर 2018 का, जिसमें दोहरी शहरियत का केस का ही फैसला सुनाया था। उसमें ये कहा था कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को आला ओहदे ना दें क्योंकि वो रियासत के मफाद के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो इसी फैसले पर अमल दरामद करते हुए अगर इसको हम सच मान लें कि वाकई मुल्क की मफाद के लिए ख़तरा हो सकते हैं, तो फिर जजेस पर आनी चाहिए ये चीज़? अच्छा, एक तो बुनियादी तौर पे इस पे जो टेक्निकली मैं आपको इतराज़ कर दूँ इस सारी सिचुएशन पे, क्या जिनकी दोहरी शहरियत नहीं है वो मुल्क के लिए ख़तरा नहीं हो सकते? याद है, डिबेट ही ख़त्म कर दी कि ज़बरदस्त। तो जिनकी दोहरी हाँ, हमने तो देखा है कि जितने हमारे लीडर हैं वो एक ही शहरियत के हैं और बड़े बड़े कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए हुए हैं, और किसी न किसी वक्त उनको गद्दार भी करार दिया जाता है। सही बात है। उनको मुल्क की लेकिन तबाही का ये जिम्मेदार भी सुप्रीम करार दिया कोर्ट का जाता अपना है, फैसला ही मैं उसके अल्फाज फांसी तक कोट लगा कर दिया गया जी। वो एक जर्नल ऑर्डर कर देना इस किस्म का एक ख़ास इन्वायरमेंट में, यही जो नजमुल साकिब साहब ने पॉइंट आउट किया, एग्जैक्टली यही वो चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, आपका वकार ख़राब करती हैं, आप पे क्वेश्चन आते हैं, लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिलता है। जब आप इस किस्म की चीज़ें लेके फ्रिवोलस किस्म, समोसों के आप ले लेंगे आप सुओ मोटो, तो फिर क्या होगा उसका नतीजा? तो ये चीज़ें आप, वो एक रवैया जो ओवरऑल है ना जस्टिस मुनीर से शुरू होके तो अब तक जो रवैया रहा है वो बुनियादी तौर, वो बुनियादी वजह है आप कह लें।
अभी हमने देखा एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर तस्वीरें लगा के जजों की जिस तरह से किया गया सारा, तो ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन अभी जो अभी रिसेंट जो ये स्पाइक आई है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की कि फैसल वाडा साहब का कोई केस ऐसा हो, मुस्तफा कमाल साहब का हो, कोई तलाल चौधरी साहब के खिलाफ कुछ हो रहा हो, अब्बास अफरीदी साहब ने किया था, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो गई है, समझ आती है जिसके खिलाफ फैसला हो। लेकिन मैंने देखा कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर हम 6 जजों के खत की बात करते हैं तो वो तो एक केस चल रहा है, उस वक्त मामला ठप हो गया, गवर्नमेंट भी नहीं बोली उसके, वो चल रहा है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला ना। ये अभी कुछ 2, 4, 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक ये सारा मसले मसाइल शुरू हो गए हैं और बातें शुरू हो गई है। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है जी जुडिशरी ने पुश बैक शुरू कर दिया है और इस तरह हो गया है। तो अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है कि जुडिशरी ने पुश बैक किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनको पुश बैक करना चाहिए था जब यूसुफ गिलानी को नाअहल कर रहे थे, जब वो नवाज शरीफ को नाअहल कर रहे थे, जब इमरान खान की अदम एतमाद के लिए उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रात को अदालत खोल के इंटरवीन करना पड़ा। तो उस वक्त वो अगर पुश बैक करते तो शायद आज वो सुरखरू भी होते और किसी को जरूरत ना होती इस किस्म की बातें करने की, क्योंकि ये वो सूरत है जिसकी सियासतदान अरसा दराज से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप हो, इसलिए वो जल्दी पे तेल डाल रहे हैं। अगर उनको सिचुएशन लग रही है कि थोड़ी सी डेवलप हो रही है, वो तेल डाल रहे हैं ताकि ये भड़के आग और वो बैठ के तमाशा देखें। 70 साल से वो ये सारा कुछ भुगत रहे हैं किसी न किसी के हाथों, तो अब वो तमाशा देखें और ये लड़ाई जो है हाथियों की उसमें वो मज़े लें बैठ के, और शायद उनका कोई फ़ायदा उसमें से निकल आए। मेरा ख्याल है ये इदारों को सोचने की बात है, बड़ा सीरियसली इसको सोचने की बात है और मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती गई और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस तरह से, क्योंकि जब तहैया हो गया कि ये करना है तो उसके बाद ये चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि सियासतदानों को भी सोचनी चाहिए ना कि वो क्यों बीच में आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं इस बात से। उनको तो मौका मिला ना इस वक्त मज़ा लेने का, वो मज़ा लेंगे अब। अच्छा। अब वो शरारत बढ़ाएंगे, वो खराबी पैदा करेंगे ताकि इदारे कमज़ोर हों, वो इदारे कमज़ोर हों जो उनको। आपको लगता है ये वही लोग जी हैं? वो देखे, जो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनके कोई केसेस तो नहीं है, तो ये किस वजह से कर रहे हैं? ठीक है, केसेस समझ गया। फिर ये है कि जिनके केसेस हैं उनके साथ कोई लिंक है इनका, उनके साथ कोई मोहब्बत है, या उनकी अगर वो कहते तोते में फलां की जान है तो तोते को जब छेड़ा जाएगा तो वो चीख उधर से निकलेगी। तो इस किस्म की कोई सूरत हाल हो सकती है। ठीक है, मैं तो कोई बदगुमानी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सूरत हाल सीरियस है, इसको इदारों को देखना चाहिए। इदारों की लड़ाई मुल्क के हक में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। साकिब, मसला 6 जजेस का था, जिनसे मसला था वो एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन भी रहा था, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी फिर फैसल वावड़ा साहब को, और किस कैपेसिटी में आकर वो जजेस से सबूत मांगते फिर रहे हैं? कैपेसिटी तो वो खुद ही बता सकते हैं कि वो किस कैपेसिटी में आ रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है वो 25 मार्च को जो ख़त जो लिखा गया था 6 जजेस का, वो बुनियादी तौर पर एक लावा था और वो पकड़ा था और बड़े अरसे से पकड़ा था। उस ख़त को पढ़े मिला के उसमें जो जिन वाक़यात का जिक्र किया गया है वो वाक़यात मेरा ख्याल है वो एक लावा ही था जो 25 मार्च के बाद उसने असर दिखाना जो है वो शुरू किया, और अब तब से अब तक ये मामलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 3 रोज़ में, कल जब तक के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज खुद नोटिस नहीं लिया था, तब तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन इसमें मसला ये है कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज भी और जो फैसल वाडा साहब हैं उनको जो वजाहत, उनको जो जवाब दिया गया है, और इससे कबल जस्टिस अतर मिनल्लाह जब आज खुद नोटिस केस की समाअत हो रही थी तो उस वक़्त भी वो कह चुके हैं कि जब जो कमीशन था, जजेस तैनाती कमीशन, जब इनकी तैनाती होनी थी कि इनके जितने भी बिज़नेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, असासे हैं, वो अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क, प्लस ये जो रेजिडेंसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई थी।
और है। बड़ी इन डेप्थ डिस्कस हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज पीटीआई बहुत तारीफ कर रही है, पीटीआई बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि एक आज़ाद मनश जज जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार की शक्ल में मौजूद है जुडिशरी के पास। लेकिन 2020 में जब उनकी तैनाती हो रही थी तो उस वक्त पीटीआई के जो थे अली मोहम्मद खान या दीगर जो पीटीआई की जानिब से मुखालफत का सामना था कि इनको जज तैनात ना किया जाए और तरह तरह के उनके इल्ज़ामात जो है उन पर लगाए जा रहे थे। तो ये बुनियादी जो नुक्ता है इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो है जिसकी वजाहत ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे मोटिव क्या है। एक जो और बात है जो मोटिव नज़र आता है वो है ऑडियो लीक्स केस एक चल रहा है। उस ऑडियो लीक्स केस में बुनियादी तौर पर वो ये जो है वो उसको तलाश कर रहे हैं कि ये ऑडियो टेप कहाँ से होती है, कैसे होती है, कौन करता है, किस लॉ के तहत करता है, फिर किसने ऑथराइज किया हुआ है, फिर वो देख रहे हैं कि पीटीए का रोल क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनका रोल क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये वो डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला जो है बन चुका है। वैसे तो वो केस बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार उनके बेटे का है, लेकिन अब पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला इसलिए बन चुका है कि हर उनका जो बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि प्राइवेट किसी भी आपकी कोई कन्वर्सेशन हो तो उसको क्या कोई टेप कर सकता है और क्या कोई लीक कर सकता है, क्या कोई मिसयूज कर सकता है। वो एक बड़ा ही सेंसिटिव और हसास नोयत का केस पेंडिंग है उनके पास और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और उस केस को दूसरे जज जो है उनके पास मुंतकिल करवाने के लिए भी 4 इदारे गए थे उनके पास दरखास्तें लेकर। उन्होंने दरखास्तें भी खारिज की, जुर्माने भी किए और ये कहा कि नेक्स्ट डेट पे आए, हम देखते हैं कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट होनी है या नहीं। अभी रिसेंटली जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है उसमें भी उसी केस का जिक्र किया गया है। 27 अप्रैल को जो खत चीफ जस्टिस को लिखा था उसमें भी उसी केस का जिक्र किया गया है। तो नुक्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और जो नुक्ता वहां से मिल रहा है हमें, तो मेरा ख्याल है ये आपस में काफ़ी जो है वो इसका रब्त बज़ाहिर जो है वो ऐसे लगता है इसका रब्त जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल उनको जो नोटिस हुए हैं उसमें भी बड़ी बारीक सी लाइन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में ये बेंच था, 3 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं ये बादियुन नज़र में तौहीन अदालत इन्होंने की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अदालतें उमूमी तौर पर पहली जो होती है जब हेयरिंग होती है तो नोटिस कर देते हैं, कहते हैं कि आप आएँ बताएं अपना मौक़िफ़ दें, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ऑर्डर ऐसा होता है। लेकिन पहली समाअत पे ही ये ऑर्डर हुआ कि बादियुन नज़र में ये तौहीन अदालत। दूसरा उमूमी तौर पर एक जो सादा नोटिस आप कह लें वो हुआ करता है, लेकिन इसमें शोकाज नोटिस हुआ है। शोकाज नोटिस में उनके लिए बताया जाएगा कि आपके खिलाफ क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे जो है वो शुरू की जाए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात जस्टिस काजी फाइजा ने की वो उन्होंने ये की कि हम जो है मेरे पास जब भी कोई केस आता है तो मैं पार्लियामेंट की जो वकार है, पार्लियामेंट की जो हुदूद व कुयूद है, मैं उनका बड़ा ख्याल रखता हूँ कि जो उन्होंने लेजिस्लेशन की है हम उनको जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं छेड़ते। तो इसलिए हम जब आपके उस इदारे के पार्लियामेंट को नहीं छेड़े तो हमारे इदारे पर क्यों जो है वो कीचड़ इस तरह उछाला जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े साबिक नाम शाहिद खाकन अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जल्द नई पार्टी बनाने का ऐलान मुतवक्किल है। ज़रा ये बता रहे हैं कि नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जल्द मुतारिफ़ करवाई जाएगी, जबकि पार्टी के सदर शाहिद खाकन अब्बासी होंगे और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल होंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर भी चंद रोज़ में तैयार हो जाएगा। सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा पार्टी की तरजीहात में शामिल होगा। और ऐसी खबरें भी हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम शख्सियात भी इस पार्टी में शायद शामिल हो जाएं। सवाल ये है कि नई सियासी जमात क्या नया करेगी। राव खालिद साहब, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इस नई सियासी जमात को लेकर? आपके इंट्रो से तो मुझे लगता है बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं। सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा। अच्छा, वैसे बाय द वे राव खालिद साहब, ये तीनों चीजें तो सारी सियासी जमातों के मैनिफेस्टो, सारी सियासी जमातों के मैनिफेस्टो, सारी जमातें खत्म करने पे लगी हैं। जी बिल्कुल। सेहत, तालीम का फ़रोग और गुर्बत का खात्मा, ये है सारी सियासी जमातों में।
इस जमात का है सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा। तो इसलिए फ़र्क उसका वो नहीं बिल्कुल बात होगी उस तरह से। ये एक तो इसका नाम मुझे बड़ा पसंद आया है, ये इसका एब्रीवेशन बनता है APP। मैंने इस इदारे में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी में मैंने 10-12 साल सर्विस की है। मुझे बड़ी मोहब्बत है उस इदारे आप भी शामिल तो नहीं होने जा रहे से भी, तो इसलिए पहला तो नहीं हमें शौक़ होता, तो अब तो वो उम्र ही नहीं रही पार्टियों में शामिल होने की। चलो। तो मसला ये यही असल में है कि इनका पहली बात ये है कि मंशूर क्या है, पैगाम क्या है, यकीनन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। फिर ये है कि अवामी सपोर्ट किस किस्म की मुयसर हो सकती है इनको, और क्या गुंजाइश है किसी नई पार्टी की, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि 3 पार्टीज़ आपके मुल्क में ऐसी हैं जो नेशनल पार्टी होने का दावा करती हैं। कौमी जमात जिसमें PTI है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी और नून कौमी जमात होने का दावा सिर्फ इसलिए करती हैं कि उन्होंने तंजीमें बनाई हैं दूसरे सूबों में, लेकिन नून पंजाब तक का है, पीपल्स पार्टी सिंध तक है, बाकी जगहों पे उनकी कोई प्रेजेंस उस तरह से नहीं है। थोड़ी बहुत है, जैसे बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बन गई पीपल्स पार्टी की, अब जिस तरह से बनी तो वहाँ किसी पार्टी की हुकूमत किसी वक्त भी बन सकती है और गिर सकती है। तो उस हवाले से PTI ऑब्वियसली उसकी जो कह ले के अवामी जो सपोर्ट है वो तकरीबन सारी जगह पे मौजूद है। अच्छा, फिर PTI और बाकी जमातों में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। PTI 22 साल वो जमात बनी, 22 साल के बाद आके वो कह लें कि उनको ये मौका मिला कि वो हुकूमत में आ सकें या मंजूर नज़र हो सके। लेकिन हमने देखा भुट्टो साहब हों, भले नवाज शरीफ साहब हों, जैसी सियासत में आए 1-2 साल के अंदर वो मसनद इक़्तिदार पे बैठ गए। तो ये उनको एडवांटेज रहा। सिर्फ इमरान खान साहब को 22 साल कोशिश करनी पड़ी मुतल्लिका हल्कों को कन्विंस करने की कि मैं भी बड़ा इम्पोर्टेंट शख्स हूँ, लीडर भी हूँ और मैं मुल्क भी चला सकता हूँ। तो इससे जुनेजो साहब थे, आए और बन गए वज़ीर आज़म। जमाली साहब चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो बन गए। तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। तो दिलचस्प बात ये होगी कि ये जो है APP, क्या ये भी उसी रूट का इंतज़ार करेगी या उस सपोर्ट का इंतज़ार करेगी कि किसी तरीके से उन पे भी हाथ रखा जाए और वो भी आ गए, या ये पब्लिक सपोर्ट पे जाएंगे? तो पब्लिक सपोर्ट पे अगर जाएंगे तो PTI को हम देखते हैं कि 22 साल में वो उस लेवल पे पहुंची जिसमें जो उसमें काफ़ी सारी मदद भी शामिल थी, कुछ उसमें सियासी और दूसरी मदद जिसकी वजह से पहुंची। तो देखना ये पड़ेगा कि हम अगर पॉपुलर जमात की बात करें, पीपल्स पार्टी जब 70s में पॉपुलर जमात थी, 77 में उनका तख्ता उल्टा गया भुट्टो साहब का, उनको फांसी दे दी गई, उनकी क़यादत जला वतन हो गई, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर खौफजदा करती थी जनरल ज़ियाउल हक को कि उनको 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराना पड़े। उसके बाद उन्होंने जमात बनाई उसकी फिर, और वो जमात बनी और उस जमात को कबूलियत होते होते बड़ी मुश्किल से आके 90s में वो फिर कोई 10-12 साल कोशिश के बाद उसको कबूलियत हासिल हुई, और बेनज़ीर जैसी 1988 में वापस आई तो उनको दोबारा मैंडेट मिल गया। तो इस तरह से PTI की अगर मकबूलियत है उस लेवल की जो नज़र आती है, तो उसकी मकबूलियत को ख़त्म करते करते भी 10-12-15 साल आपको लगेंगे अगर किसी नई जमात ने जगह बनानी। सही बात है। तो इनकी जगह किस तरह से ये बना पाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। फिर इनमें कौन लोग आएंगे? एक तो ये है जो मिफ्ता इस्माइल है, ज़ुबैर साहब हो गए, या शाहिद काराबाज साहब हो गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हो सकते हैं, जो इनके करीबी जो मुशावरत का ग्रुप था सारा उसमें। फिर जो है जो PTI के ब्रेक अवे फैक्शंस थे, जिसमें खटक परवेज़ खटक साहब की पार्टी बनी, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने पार्टी बनाई, वो लोग इस पे आ सकते हैं। और कुछ नून लीग के जो मायूस हैं उनसे या उनको सुनवाई नहीं है, वो लोग इसमें आ सकते हैं पॉसिबली। तो कितनी इफेक्टिव हो सकती है ये देखना पड़ेगा, और माहौल क्या है इसके लिए कि वो एक नई जमात एक नए नारे के साथ आए और छा जाए, ये बहुत मुश्किल काम लगता है। मुश्किल काम है। नजमू साकिब साहब, क्या करना पड़ेगा इस पार्टी को आवाम में जगह बनाने के लिए? ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने बयानिया छोड़ दिया इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया, तो क्या ये बयानिया चल जाएगा इस पार्टी के लिए? देखिए, अगर तो हम खाकान अब्बासी साहब को देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब को देखें और मुस्तफ़ा खोखर साहब को देखें, तो ये तीनों हजरात जो हैं आज से 5-6 साल पहले कहाँ पे थे, किस जगह पे थे और क्या कर रहे थे।
अब मुझे इजाज़त अगर आप देंगी तो जी। मैं अहमद फराज साहब का एक शेर याद आया है, उससे शुरू करते हैं और इरशाद। मुख्तसरन इस पे अपना तज्जिया देते हैं। फराज साहब ने कहा कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वाह, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा नहीं था और तू मेरा न था। वाह, वाह, वाह। दरिया को कूजे में बंद कर अच्छा, अब Political scenario। ये तीन अशखास जो हमें सफ़े अव्वल में नज़र आ रहे हैं, जिनके मैंने नाम गिनवाए, ये अपने अपने बेवफाओं से जुदा होके तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं जिसके बारे में सुना था कि आज उसको लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से बातें चल रही हैं और इन्होंने इंटरव्यू भी दिए और बताया भी कि जी तीनों पार्टियां फेल हो गई और हम हुकूमत में आएंगे, नहीं आएंगे तब भी काम करेंगे और सेहत वगैरह ये वो, यानी इरादे जो हैं वो बड़े मुसम्मम और वो हैं। ठीक है। सबसे बुनियादी सवाल रामीन यहाँ ये बनता है कि ये पार्टी बन रही है या बनवाई जा रही है। अगर तो ये बन रही है तो मुझे इसके पीछे अवाम का जम्मे गफीर नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल के पास कितने वोट हैं? मुस्तफ़ा खोकर साहब ने अभी अभी इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद आ गए आपके खकान अब्बासी साहब। तो क्या ये कोई नई PMLQ है? क्या ये कोई नई इस्तेहकाम पार्टी है? क्या ये बनवाई जा रही है? अच्छा, इन सवालों के जवाब जो हैं, चूंकि आज तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं मिले, मुझे और आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ शवाहिद बताएंगे कि ये कहां से बात शुरू हो रही है, ताने बाने कहां पे हैं, रास्ते और बागें कहां से वो जो हैं वो खींची जा रही हैं। अब इस वक्त की आखिरी बात, मुल्क के मुआशी, सियासी, मुआशरती और अदालती, ये 4 शोबों के जो मसाइल हैं, अगर ये पार्टी आती है, पहला सवाल ये होगा कि आप इस काबिल हैं कि अगले इलेक्शन तक जो है इतना आप बस्टर कर सके सपोर्ट कि आप इलेक्शन जीत सकें, और फिर आप में इतना दम खम हो कि आप इन मसाइल की तरफ तवज्जो दें। तो मेरा तज्जिया इस वक्त का ये कह रहा है कि चूँकि अवामी सपोर्ट होने के बावजूद हमने देखा कि एक शख्स जो है उसकी पार्टी का नामो निशान मिट जाता है, तो ये बेचारे जो हैं ये क्या कर लेंगे, इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल हमारी टीम की जो है वो गुड विशेस इनके साथ हैं। जो कोई भी आए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी। साकिब, वोट बैंक की गारंटी नहीं है, अगर लोग समझेंगे तो वोट देंगे, ये स्टेटमेंट सामने आ रही है मिफ्ता इस्माइल की। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम पावर के लिए पार्टी के प्रिंसिपल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और फिर तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा इस पार्टी को सर्वाइव करना, जिस तरह का पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है? जी, वो प्रिंसिपल्स की जो बात है, वो जो PTI जब तकरीबन 96 में आई और 2011 में आप ये कह सकते हैं कि PTI एक नए रंग में ढंग गई। जी। तो वो जो 96 से लेकर 2011 तक जो लोग थे, जो वो कहते थे कि शुरू में मतलब खान साहब भी के एक प्रिंसिपल से वो पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तो जब वो प्रिंसिपल से पीछे हटे तो कुछ लोग भी पीछे हट गए, तो उनके इतराज़ात यही थे। बहरहाल 2011 के बाद एक नए रूप और नए वलवले और जज्बे के साथ जो है PTI हमारे सामने आई। अब हमने देखना है कि ये जो पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी आ रही है, तो पिछले तकरीबन 24-25 साल अगर हम 90s के बाद 2000 के बाद की अगर देखें कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आई और उसने अपनी जगह बना ली, ये हम देख लेते हैं कि क्या किसी ने जगह बनाई भी है, या जितनी आई हैं जिन्होंने जगह बनानी भी थी तो किसी की सपोर्ट से बनी है, वैसे नहीं बनी। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हो रही थी, जिसके दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऑर्डिनेंस कल्चर के हवाले से अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि अगर ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप एक शख्स की मर्ज़ी को पूरी कौम पर थोप देते हैं, क्या ऐसा करना जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं है? फिर सवाल उठाया कि क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? नाज़रीन, थोड़ा फैक्ट चेक करें तो मालूम होता है कि PTI के हुकूमत में 63 ऑर्डिनेंसेस पास
पास हुए थे, 6 सदारती ऑर्डर्स जारी किए गए थे। फिर हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि 1973 से लेकर अब तक 1800 से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए और किसी भी एक हुकूमत में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के 1993 से 1996 के दौरे हुकूमत में 350 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस जारी किए गए। तो सवाल हमारा ये है कि किसी भी जमहूरी हुकूमत को पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी नजमुल साकिब साहब। देखिए, आपने सारी वो तफसील बता दी जो कि मैं लिख के लाया हुआ था, तो इसका सबसे पहले शुक्रिया। माय बैड। अब ये देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। जी। मैं ज़रा देखिएगा, मेरे सामने जो लिखा है कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। ए लॉ प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द नेशनल असेंबली और सेनेट इज नॉट इन सेशन in exercise of the powers vested in him by Article 89 of the Constitution of Pakistan। यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 89 नंबर जो आर्टिकल है उसके मुताबिक अगर नेशनल असेंबली और सेनेट जो है वो सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ये 89 भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है। 89 आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। 2 लाइनें हैं। द प्रेसिडेंट में इन 2 लफ्ज़ों पे बात करूंगा। द प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट व्हेन द सेनेट और नेशनल असेंबली इज इन सेशन इफ सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विद विच circumstances exist which render it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require। 3 चीजें। ठीक है। प्रेसिडेंट ने शेल का लफ्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनकी मर्जी है। इफ सेटिस्फाइड का मतलब कि ये उनकी अपनी इच्छा है, अपनी उनकी मर्जी है, अपना उनका तज्जिया है कि ये मैंने करना है। और उसकी बेस क्या बनाई जाएगी कि जी सर्कमस्टांसेस अगर रिक्वायर करते हैं। अभी आपने जो बताया ना वो क्यों ऐसा होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो ऑर्डिनेंस पे करती है। सिर्फ 2 क्विकली बताऊंगा और उससे आपको सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी। क्योंकि जो कुंडी है ना इसमें, जो इसमें छुपी हुई चीज़ है वो ये है कि अगर नेशनल असेंबली और सेनेट सेशन में है तो प्रेसिडेंट और यानी ऑर्डिनेंस इशू हो ही नहीं सकता। ये एक ही एक चीज़ है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आता है। ठीक है। और वो ये आता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो हैं वो सेशन में थे, प्रेसिडेंट अलवी साहब उसको प्रोरोग करते हैं और जो ही वो प्रोरोग होता है, ख़त्म होता है, अगले दिन इशू कर देते हैं। अच्छा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये ज़रा यानी पार्लियामेंट के सेशन ख़त्म हो तो मैंने ये करना है। इसके अलावा और भी यानी 3-4 हैं लेकिन वक्त कम है। जो बॉटम लाइन बताना चाहूँगा वो ये है कि क्या वजह है कि अपोजिशन कहती है जी ऑर्डिनेंस नहीं, पार्लियामेंट। अगर आप पार्लियामेंट को पूरे यानी जितना पूरे साल तक दिन रात चलाते भी रहें तो एक छुट्टी भी अगर आप करेगी पार्लियामेंट तो उसमें प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये क्यों नहीं रुकता सिलसिला? इसलिए नहीं रुकता, इस वक्त ये आखिरी बात, ये इसलिए नहीं रुकता कि जो हुकूमत है उसको सूट करता है क्योंकि उसको पता है कि बिल पास नहीं होगा, लिहाजा ऑर्डिनेंस। और दूसरा, अपोजिशन क्यों नहीं इसको यानी इतना ज़्यादा करती? क्योंकि उनको पता है कि कल उन्होंने हुकूमत में आना है तो उन्होंने भी इसी ऑर्डिनेंस को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। लिहाजा रावी इस सिलसिले में चैन ही चैन लिखता है। ठीक है। राव खालिद साहब, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लफ्ज़ हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी हुकूमत को, पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपके ख्याल में? देखिए, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और मैं जब से मैंने सुना है मैं बड़ा यानी मुझे अफसोस भी है और गुस्सा भी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जी यहाँ पे लोग आ जाते हैं, कहीं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। यार, आप अवामी नुमाइंदे हो, पाकिस्तान के अवाम आते हैं पार्लियामेंट में, उनका हक है आके वहाँ पे देखना और उनको सुनना। तो ये अप्रोच जो है ना, ये ऑर्डिनेंस में भी यही अप्रोच है बुनियादी तौर पे कि आपको अवाम ने जिस मकसद के लिए भेजा है, आपको लेजिस्लेचर बना के भेजा है, आप कानून साज है, आपने कानून बनाना है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। तो आपको बुरे लगते हैं लोगों की राय का इजहार आपको बुरा लगता है, फॉर्म 47 पे आप आ जाते हो। तो उसके बाद ये ऑर्डिनेंस वाला जो सिलसिला है,
सबसे बुरी लेजिस्लेशन ये इसको समझा जाता है। हर जमहूरी माशरे में होते हैं ऑर्डिनेंस, आइन के तहत उस राइट है, लेकिन इसको सबसे बुरी लेजिस्लेशन समझा जाता है क्योंकि लोगों ने आपको इस मकसद के लिए पार्लियामेंट में भेजा है कि उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, सेहत तालीम के फ़रोग के लिए और बाकी जो सहूलतें हो सकती है पॉसिबली, और बदलते हुए हालात में जो लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है वो उनके लिए आप करें, लोगों के लिए करें, मुल्क के लिए करें, सरमायाकारी की बेहतरी के लिए करें, तो आप उस पर नहीं जाते। और इस किस्म का, और ख़ास तौर पर इसमें आप देखें ऑर्डिनेंस में आप देखेंगे पर्सन स्पेसिफिक भी चीज़ें आ जाती हैं। जो पर्सन स्पेसिफिक होता है उसमें कोशिश करते हैं कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो। उस पर नजमुल साकिब साहब ने जो 2-3 वजूहत बनाई, एक मैं ऐड कर दूं उसमें जी। कि ये अगर कोई कानून साजी ऐसी हो जैसे FATF वाली हमने देखी, जब इस किस्म की कानून साजी हो, जब एक हुकूमत नहीं मुल्क फंसा हुआ एक सिचुएशन में और आपको हुकूमत साजी चाहिए, उस पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। सही बात है। ये मुतालबे माने, नैब को अमेंडमेंट करें, इसका करें और ये काम करें। इस तरह ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपने लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम वोट देंगे अगर फलां काम हमारा हो जाए, अगर फलां हमारा DC लगा दें, फलां हमारा IG लगा दें या फलां बंदे को वहाँ प्रिंसिपल लगा दें, तो वो ब्लैकमेल करते हैं बुनियादी तौर पे। तो ये ब्लैकमेलिंग रुकनी चाहिए। गवर्नमेंट्स को सीरियसली इस बिजनेस को लेना चाहिए। मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है और लॉ पास कराना कोई मसला नहीं है। अगर 10 लोग बैठे हैं ना, उसमें 6 लोग अगर हक में वोट दे देंगे, लॉ पास हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है कि आप 200 बंदे चाहिए, 250 बंदे चाहिए। का कल्चर नहीं है ना, ठीक, क्यों ऑर्डिनेंस में जाते हैं? इसका मतलब है कोई नियत की भी खराबी और फितूर है। एग्जैक्टली, यही बात है। साकिब, ऑर्डिनेंस में तो कंसेंसस की, डिबेट की, डिस्कशन की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, तो ये तो जमहूरियत की स्पिरिट के खिलाफ है। जी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनकी सरबराही में ही मार्च 2022 में उन्होंने एक फ़ैसला दिया था और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा था। वैसे तो आइन भी बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि ऑर्डिनेंस आपने कब जारी करना है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक तो जब तक के हंगामी सूरत हाल ना हो तब तक आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। आइन की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मज़ीद तशरीह ये की कि हंगामी सूरत हाल, कोई एमरजेंसी कोई हो सूरत हाल, कोई जंगी हालात हो, कोई इस किस्म की सिचुएशन हो कि जो पार्लियामेंट का इजलास जो है वो नहीं हो सकता या नहीं बुलाया जा सकता और आपने करना है, तब आप करेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि जो इसमें जो सदर हैं और जो गवर्नर हैं वो अगर ये शराइत पूरी ना हो रही हों तो फिर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि हर हुकूमत में जारी होते हैं। तो ये एक कौलो फेल में तजाद भी है कि जो हुकूमत में आता है उसकी क्योंकि ज़रूरत होती है। अभी भी आप देखिएगा आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि ये धड़ाधड़ जारी होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वाजे किया था कि आइन पर मिन्नो अन अमल होना ज़रूरी है और हुकूमत वक़्त को ख़ास तौर पर इस पर ख्याल करना चाहिए जब आप पार्लियामेंट का इजलास बुला सकते हैं। अमूमी तौर पर यह भी हुआ है कि पार्लियामेंट का इजलास जो है गैर मुय्यन जा रहा है। साकिब, आपको पॉइंट आ गया। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए आप नाज़रीन के लिए? एक ज़रूरी सवाल है रामीन और एक गैर ज़रूरी सवाल है जी। कुछ दिनों पहले नॉर्थ वजीरिस्तान के 2 स्कूलों, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नूर जन्नत और गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल यूनुस कोट, इसमें दहशतगर्द बच्चियों के स्कूल के 2 कमरों को उन्होंने उड़ा दिया। ज़रूरी सवाल आज का ये है कि दहशतगर्द जो हैं बच्चियों के स्कूलों को निशाना बनाकर हुकूमत को क्या पैगाम दे रहे हैं? बड़ा अहम सवाल। आते हैं आज के गैर ज़रूरी सवाल की तरफ। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया है कि माफ़ी मांगी जा सकती है अगर शफाफ तहकीक के बाद 9 मई में हमारा किरदार साबित हो जाए तो। गैर ज़रूरी सवाल ये कि अगर जो कोई जुडिशल कमीशन बन भी गया और 4-5 साल बाद उन्होंने कुछ लिख दिया, वर्डिक्ट दे भी दिया, तो क्या आप उस रिपोर्ट को मान लेंगे? क्या वाकई माफ़ी मांग लेंगे? बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, ये सवालात आपके लेके जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।